नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम फिर से बात करेंगे क्लास 11th यानी कि फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के परमाणु की संरचना नामक लेसन, जो लेसन सेकेंड है। एक वीडियो हम इस पर बना चुके हैं जिसमें हमने मेल्कन की तेल बूंद विधि और पीछे के जो भी टॉपिक थे उन टॉपिक पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। उस पर हम करने वाले थे तो हमने फिर वहाँ मिल्कन की तेल बूंद बताना सही समझा और उसे समझाना सही समझा, इसलिए हमने वो आपको समझा दिया। इस वीडियो में हम प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज पर बात कर रहे हैं। अभी आगे और बात करेंगे, अन्य टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। परिवर्तित कैथोड किरण नलिका, कौन सी नलिका? परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई। देखिए, जो ऋणावेशित कण थे, जो ऋणावेशित कण है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो परिवर्तित कैथोड की नलिका थी उसमें जो विद्युत विसर्जन किया गया उससे क्या हुआ? धनावेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है। इन धनावेशित कणों के अभिलक्षण अग्रलिखित हैं। इनके जो धनावेशित कण थे इनके लक्षण कैसे हैं? कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, धनावेशित कण का जो द्रव्यमान है वो किरण में जो नलिका में उपस्थित गैस है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसकी किस प्रकृति की गैस है। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। ऐसा ये कैसे होते हैं? साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। जाहिर सी बात है, गैस पर निर्भर करता है तो गैसीय होंगे, धनावेशित हैं। कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं। देखिए, इनका आवेश और द्रव्यमान उसी गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं, जिससे ये बनते हैं। ये उसी गैस पर इनका यानी कि द्रव्यमान और आवेश निर्भर करता है। कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। देखिए, कुछ धनावेशित कण होते हैं जो विद्युत इकाई के गुणक होते हैं। क्या होते हैं? गुणक होते हैं। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन एवं कैथोड कणों द्वारा प्रक्षेपित व्यवहार के विपरीत है। देखिए, ये कण जो है इनका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्रों में व्यवहार, जो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार है उससे विपरीत है। कैसा है? विपरीत है। सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ, इसे प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा था और सबसे हल्का जो धन आयन था वो किससे? हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था। इसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन है वो सबसे पहले हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था। इस धनावेशित कण का पृथक्करण और इसके लक्षण की पुष्टि सन 1919 में हुई। देखिए, इस धन का जो पृथक्करण है धनावेशित कण का, उसे अलग किया गया 1919 में। इसके लक्षण की पुष्टि भी 1919 में हुई। बाद में परमाणु एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की। देखिए, क्या हुआ बाद में परमाणु में? सबसे पहले क्या मिला था? ऋणायन वाला, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन। फिर मिला हमें धनावेशित कण। पहले था ऋणावेशित कण, फिर था धनावेशित। जो ऋणावेशित था वो इलेक्ट्रॉन, धनावेशित था वो प्रोटॉन। फिर क्या हुआ? परमाणु में एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की गई। नहीं, ये लगा कि इसमें अभी और कुछ है, परमाणु में अभी और कुछ है जो वैद्युत उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। इस कण की खोज 1932 में चैडविक ने, किस कण की बात कर रहे हैं? न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं जो उदासीन होता है। सन 1932 में चैडविक ने बेरिलियम यानी बेरेलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से की। देखिए, बेरेलियम पर इन्होंने अल्फा कणों से प्रहार किया। जब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले, जो प्रोटॉन है उसके भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए, यानी कि प्रोटॉन से ज्यादा भार था इसमें, वो निर्गमित हुए। उन्होंने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा। उन्होंने इसे क्या कहा? न्यूट्रॉन कहा। देखिए, अब हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात पिछले वीडियो में की थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हमने इसमें की है, ठीक है, कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सीधे परमाणु मॉडल पर। किस पर बात करेंगे? परमाणु मॉडल पर।
पूर्व में बताए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रक्षेप से यह ज्ञात हुआ कि डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण होते हैं। देखिए, इनसे पहले डाल्टन आए थे। कौन आए थे? जॉन डाल्टन। उन्होंने एक नियम दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु किसी पदार्थ का वह भाग है जिसे और विभाजित ना किया जा सके। यानी कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को हम और विभाजित नहीं कर सकते, पदार्थ की यह अंतिम स्थिति है। यानी कि परमाणु से मिलकर पदार्थ बनते हैं। बात तो ये सही है, परमाणु से मिलकर पदार्थ बनते हैं, क्या पदार्थ को और विभाजित नहीं किया जा सकता? ये अवधारणा इनकी आगे आकर गलत सिद्ध हुई, क्योंकि इन्होंने आगे धनावेश के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाले। वो कहाँ से निकाले? परमाणु से। किससे? परमाणु से। लेकिन इन्होंने कहा था कि परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने और विभाजित किया। यानी कि इनकी अवधारणा आगे आकर गलत सिद्ध हुई। अपरमाणविक कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थीं। कुछ समस्याएं थी उनके सामने। परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण, यानी कि वो परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे थे, ये समस्या थी। तत्वों के गुणों, यानी भौतिक व रासायनिक व्यवहार की तुलना, यानी भौतिक और रासायनिक जो व्यवहार थे उनकी तुलना। विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणु की बनने की व्याख्या। विभिन्न परमाणु के संयोजन से विभिन्न अणु बनते थे, इनकी व्याख्या करने में उन्हें समस्या थी। परमाणु तथा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना। यदि परमाणु ऐसे हैं तो इसमें विशिष्ट प्रकार की जो चुंबकीय विकिरण होती है उसकी प्रकृति को समझना, ये इनके लिए समस्या थी। इन आवेशित कणों के वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए। यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। यद्यपि इनमें से हर मॉडल द्वारा कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी, लेकिन कोई भी परमाणु के कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। इनमें से एक मॉडल जे थॉमसन द्वारा, किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा, और दूसरा अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया। इनमें से एक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। इन्होंने एक मॉडल तथा दूसरा मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया। आगे जानेंगे हम इन्होंने क्या प्रस्तावित किया था। हम बात करेंगे, सबसे पहले देखिए किसके आया था? जे थॉमसन है ना। दो लोग, वैसे तो बहुत आए लेकिन वो लोग सिद्ध नहीं कर पाए। फिर जे थॉमसन का आया पहला। कब आया? परमाणु का थॉमसन मॉडल जिसे कहा गया, सन 1898 में। कब आया? 1898 में। किसने? जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है। देखिए इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था ये एक समान आवेशित गोला होता है, इसमें समान आवेश होते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है? लगभग 10⁻⁻10 मीटर, यानी 10⁻⁻10 मीटर इसकी त्रिज्या होती है लगभग, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है। जो धनावेश है वो समान रूप से वितरित होता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए। देखिए इन्होंने क्या कहा था? ये इन्होंने कहा था इस तरह से एक गोले के रूप में होते हैं। इनका कहना था ये पूरे में प्लस वितरित होता है। कैसा होता है? पूरे में प्लस वितरित होता है, और किनारे पर एक इस तरह इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, ये इनका मानना था। इसे अन्य यानी बहुत से नाम दिए गए। कौन कौन से? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, रेजिन मॉडल अथवा तरबूज मॉडल। अच्छा, इन्होंने तरबूज मॉडल क्यों कहा था? इन्हें तरबूज मॉडल इसे इसलिए कहा गया था कि इनका कहना था जिस तरह तरबूज में बीए धसे होते हैं, तरबूज के जो बीज होते हैं वो धसे होते हैं, उसी तरह इसमें ये रहा इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। सॉरी, वो किसी और का था। इनका था कि जिस तरह तरबूज में बीज धसे होते हैं उसी तरह यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये रहे, जैसे इलेक्ट्रॉन एक ये दर्शाया, ये दर्शाया, ये दर्शाया इन्होंने। ठीक है, और ये पूरा गोला कैसा है? धनात्मक, यानी पूरा गोला धनात्मक होता है, और इसमें तरबूज में जिस तरह बीज धसे होते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये किनका मानना था? ये थॉमसन का मानना था। इसे थॉमसन मॉडल कहा गया, तरबूज मॉडल कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, रेजिन मॉडल कहा गया। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया।
जो धनावेश है उसे कैसा माना गया, पुडिंग अथवा तरबूज की तरह, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन है वो कैसे प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया। कि इसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, जरूरी चीज इन्होंने ये कहा था कि जिसका जो द्रव्यमान है वो पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा है। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है, कि इसने क्या कहा था, ये विद्युत उदासीनता है जो परमाणु की, उसे स्पष्ट इसने कर दिया। पूरे में वही बटा है तो फिर ऋणात्मक भी है धनात्मक भी, यानी कि ये उदासीनता स्पष्ट करता है। किंतु ये भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया, लेकिन जो आगे के जो परिणाम आ रहे हैं भविष्य के, इनके संगत नहीं पाया गया। थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सिद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थॉमसन जो हैं, ये जरूरी चीज़ है, थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में, किसमें भाई, भौतिकी के वो वैज्ञानिक थे, भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता और सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे नोबेल पुरस्कार से ने सम्मानित किया गया, कब, सन 1906 में। ये रहा इनका मॉडल। थॉमसन मॉडल कहें या तरबूज मॉडल कहें, रेजिन मॉडल कहें, प्लम पुडिंग मॉडल कहें, एक ही ना एक ही चीज़ के ये कई नाम। इन्होंने इसे तरबूज की बात ही माना, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह धसे हुए दर्शाए जाते हैं, इन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। इससे पहले हम इसे देख लेते हैं। 19वीं सदी के दूसरे अर्धांश में विभिन्न प्रकार की किरणों की खोज हुई, जिसमें विल्हेम राउंटजेन ने सन 1885 में दर्शाया कि कैथोड किरण नली में उपस्थित पदार्थ से टकराने पर इलेक्ट्रॉन ऐसी किरणें उत्पन्न करते हैं जो कैथोड के नली के बाहर रखे प्रदीप्त पदार्थ में प्रदीप्ति उत्पन्न कर सकते हैं। इनका कहना था कि जो कैथोड किरणें हैं नली में उपस्थित होती हैं, उनसे जब टकराते हैं इलेक्ट्रॉन तो ऐसी किरणें उत्पन्न करते हैं जो नली से बाहर प्रदीप्त पदार्थ रखा है उसमें प्रदीप्ति उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि जो पदार्थ रखता है, जिस पर कोई ऐसा पदार्थ रखा है जिस पर किरण पड़ेगी तो वो चमकेगी। ठीक है, तो ये उत्पन्न करते हैं, चमकती हैं। किंतु रॉन्टजेन ने इन किरणों की प्रकृति का पता नहीं लगा पाया था, इन्होंने इसकी प्रकृति का पता नहीं था इन्हें कैसी है, अतः उन्होंने इन्हें एक्स किरणों का नाम दिया, एक्स किरणों का नाम दे दिया। इनकी प्रकृति कैसी उन्हें नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इन्हें एक्स किरण दे दिया, जो आज भी प्रचलित है। एक्स किरण आज भी प्रचलित है। ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉनों के अधिक घनत्व वाली धातु एनोड लक्ष्य से टकराने के कारण प्रभावी एक्स किरण उत्पन्न होती है। देखिए कि ऐसा देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन के अधिक घनत्व जो हैं वो वाली धातुएं एनोड लक्ष्य से टकराने के बाद के कारण प्रभावी एक्स किरण उत्पन्न करते हैं। एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं होती, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती, सीधी जाती हैं। इन किरणों के पदार्थ में अति उच्च भेदन शक्ति होती है। देखिए इनमें क्या होता है, अति उच्च भेदन शक्ति होती है। ठीक है, यही कारण एक वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में इन किरणों का उपयोग किया जाता है। इन किरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, 0.1 nm, और वैद्युत चुंबकीय व्यवहार दर्शाती है। कैसा, वैद्युत चुंबकीय व्यवहार दर्शाती हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, भेदन शक्ति ज़्यादा होती है, एक्सरे होता है इसी से होता है। ठीक है, हेनरी बैकलर ने देखा कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं, कुछ तत्व जो होते हैं वो विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिविता क्या कहा, इस घटना को उन्होंने रेडियो एक्टिविता कहा। तब बताया कि ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, जो ऐसे तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ये परिघटना है जो जो वो स्वयं विकिरण उत्पन्न करते हैं, इसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविता। इस क्षेत्र को मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड तथा फ्रेडरिक सोडी ने विकसित किया। इसमें 3 प्रकार की किरणें अल्फा, बीटा तथा गामा का उत्सर्जन देखा गया। रदरफोर्ड ने पाया कि अल्फा किरणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले उच्च ऊर्जा कण होते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं वो कैसे होते हैं, हीलियम नाभिक होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, किसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अल्फा कण हीलियम गैस प्रदान करते हैं। हीलियम गैस है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर प्रदान करते हैं। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉनों के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं। जो बीटा किरणें हैं
वो इलेक्ट्रॉनों के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं। गामा किरणें एक्स किरणों के समान उच्च ऊर्जा विकिरण होती हैं। तो गामा किरणें एक्स किरणों के समान उच्च ऊर्जा विकिरण होते हैं। प्रकृति उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन। और जिनका कोई कण नहीं होता। भेदन क्षमता सबसे कम अल्फा किरणों की, उसके बाद बीटा किरणों अल्फा कणों से 100 गुना अधिक तथा सबसे अधिक गामा किरणें अल्फा से 1000 गुना अधिक होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की, सबसे कम अल्फा की। अच्छा, अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की। ठीक है, जैसे थॉमसन का मॉडल कर दिया मैंने। थॉमसन का मॉडल कहें, परमाणु मॉडल कहें, प्लम पुडिंग मॉडल कहें, या फिर रेजिन मॉडल, उसकी बात मैं कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों ने, किसने? रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों ने, हैंस गीगर, किसने? हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने बहुत पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। इन्होंने एक पन्नी ली, किसकी? सोने की पन्नी, गोल्ड की, और बहुत पतली थी। कैसी थी? बहुत पतली पन्नी। रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को नीचे चित्र दिया गया है, उसमें दिखाया भी, हम दिखाएंगे आपको। सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई कितनी थी? 100 nm मोटाई। ठीक है, की ओर लक्ष्य करके एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को भेजा गया। देखिए इन्होंने क्या किया, ये एक पन्नी ली सोने की। ठीक है, यहाँ से अल्फा कणों को इन्होंने भेजा, बीच में लेड प्लेट भी लगाई। क्यों लगाई भी दिखाएंगे। इस पतली पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार प्रदीप्तशील जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन रखा गया। इन्होंने एक स्क्रीन रखा जो जिंक सल्फाइड से बना था। जब कोई अल्फा कण स्क्रीन से टकराता है तो प्रकाश की स्फुर छड़ी दीप्त उत्पन्न होते हैं। प्रकाश की स्फुर छड़ी दीप्त उत्पन्न करती है जब कोई भी अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है। किससे? जो जिंक सल्फाइड से बनी थी उससे। प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम काफी अनपेक्षित थे। कैसे थे? काफी अनपेक्षित थे। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार पत्ती में उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए। अच्छा, थॉमसन ने कहा था कि ये जो पन्नी है इस पर परमाणु का पूरे पर समान रूप से बटा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसका जो अपना परमाणु परीक्षण किया तब इन्होंने कुछ और देखा। अल्फा कणों की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण को भी सीधे पार कर जाएंगे। अच्छा, अल्फा करते उन्हें पता है ये बटी होती है, तो उन्होंने उनकी इतनी तेज होती है शक्ति कि वो ऐसे ही पार कर जाएंगे इन्हें। उन्हें अपेक्षा थी कि पन्नी से टकराने के बाद कणों की गति धीमी हो जाएगी। वो सोच रहे थे पन्नी से टकराएंगे कण, अल्फा कण, तो इनकी गति धीमी हो जाएगी, उनकी दिशा बहुत कम कोण से बदल जाएगी। वो सोचे थे बहुत कम कोण से इनकी दिशा है वो बदल जाएगी। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने देखा क्या? अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल रहे हैं। ये देखिए इधर वाला चित्र देख सकते हैं आप। उन्होंने क्या देखा? ज्यादातर सीधे सीधे निकल रहे हैं। सॉरी, ये टकरा नहीं रहे कहीं भी, बस सीधे जा रहे हैं आराम से। ठीक है, और क्या देखा? इसके अलावा उन्होंने देखा बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए। देखिए बहुत कम अल्फा कण है। कैसे हैं? बहुत कम, जो छोटे कोण से विक्षेपित हुए हो। जैसे कि एक ये विक्षेपित हुआ इधर, ये इधर विक्षेपित हो गया। ठीक है, और कुछ यानी कि हल्के से विक्षेपित हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत थोड़े कण, जैसे 20,000 में से एक कण, तो बहुत कम हो गया ना, पीछे की ओर लौटे, यानी कि बहुत कम, एक आध पीछे नहीं वापस लौटा, अर्थात 180 के कोण से उनका विक्षेपण हुआ। इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। कौन कौन से? परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है। कैसा होता है? ज्यादातर स्थान रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। देखिए उन्होंने जब निकाला तो इन्होंने कहा अधिकांश भाग रिक्त होता है, क्योंकि ज्यादा ये सीधे पार कर गए। कैसे कर गए? पार कर गए, यानी कि ज्यादा भाग रिक्त होता है इसके अंदर। इसके अलावा उन्होंने बताया कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण अवश्य अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होगा। इससे यह पता चलता है कि थॉमसन के विचार के पीछे विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा हुआ
नहीं है। धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए जिससे धनावेशित अल्फा कणों का प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ हो। इनका कहना है कि देखिए बहुत कम कण हैं जो अल्फा कण से टकरा कर गए, यानी कि ये नाभिक पर लगे हैं। ठीक है, जो नाभिक से टच हुए हैं वही ऊपर नीचे गए हैं, यानी कि नाभिक ठोस है। इनका कहना ये है। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन, किसका, नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम है, नगण्य होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 की पावर -10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर होती है। देखिए 10 की पावर -10 मीटर तो थॉमसन भी बता चुके थे, रदरफोर्ड ने नाभिक की भी त्रिज्या बताई, कितनी होती है, लगभग 10 की पावर -15 मीटर होती है। आकार के इस अंतर को अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद जितना माना जाए, किसकी, क्रिकेट की गेंद, तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 5 मीटर। ठीक है, ये इनका रहा। इन्होंने कहा था, इनका मानना था, देखिए ज्यादातर जो हैं वो रिक्त होते हैं उसके बीच स्थान, इससे ये जो किरणें थी उनकी सीधी निकल गई। जो नाभिक से टकराई वही विक्षेपित हुई, कुछ वापस लौट गई। वो कैसे, नाभिक से टकराने के बाद। ठीक है, अच्छा इसके अलावा रदरफोर्ड ने और क्या पाया, देखिए उपरोक्त सूत्रों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। कैसा, नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। इन्होंने कहा था इसका जो धनावेश है वो एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित है, छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा, नहीं उन्होंने नाभिक कहा। उन्होंने कहा जो धनात्मक है, धनावेश है, ये एक छोटे से क्षेत्र में एकत्रित होता है, जिसे इन्होंने नाभिक कहा। उन्होंने उसे नाभिक नाम दिया। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं। किसमें, वृत्ताकार कक्ष में बहुत तेजी से घूमते हैं। इन्हें क्या कहा गया, उन कक्ष को कक्षा कहा गया कि इनमें ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, कक्षा में घूमते हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है। अच्छा इनका जो मॉडल है वो सौर मंडल से मिलता जुलता है, क्योंकि जो नाभिक है वो सूर्य हो गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे ग्रह हो गए। जिस तरह सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह लगाते हैं, उसी तरह इनका मानना है कि नाभिक बीच में स्थिर होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बहुत तेजी से घूमते हैं। ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान है, वही बात है जो मैंने भी आपको बताई। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बंधे कैसे हैं, आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल से। ठीक है, अब हम बात करें परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। जो परमाणु संख्या है वो और द्रव्यमान संख्या के बारे में। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या नाभिक का धनावेश, ये हेडिंग है। ठीक है, नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है। जो धनावेश होता है नाभिक का कैसे होता है, प्रोटॉनों के कारण, जैसा पहले स्थापित हो चुका है। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक तो उस पर धनात्मक। इसका अर्थ है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। जो परमाणु संख्या है उसके बराबर होती है प्रोटॉन संख्या, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है वैसी परमाणु संख्या के बराबर प्रोटॉन होंगे। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन नाभिक में 1, सोडियम में 11, अतः इनका परमाणु क्रमांक 1 तथा 11 होगा। परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या यानी जेड के बराबर होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होगी, जितने परमाणु संख्या उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसमें प्रोटॉन होंगे। उदाहरणतः हाइड्रोजन तथा सोडियम में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्रमशः 1 तथा 11 है। तो परमाणु संख्या बराबर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है। नाभिक का जो धनावेश होता है उसके प्रोटॉनों के कारण होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों तथा कुछ अन्य उदासीन कणों, जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, के कारण होता है। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियंस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस। न्यूक्लियनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या 1 कहते हैं। जो द्रव्यमान संख्या है उसे न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं।
प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर क्या बनाती हैं? द्रव्यमान संख्या। अब हम बात करते हैं समस्थानिक एवं संभारिक। किसकी? समस्थानिक एवं संभारिक। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें समस्थानिक क्या होता है। क्या चीज? समस्थानिक और संभारिक। देखिए जैसा कि नाम से साफ साफ लिखा, समस्थानिक यानी कि एक ही स्थान हो लेकिन भार अलग अलग हो। जो परमाणु है उसका स्थान एक ही हो लेकिन भार कैसा हो? कम ज्यादा हो। और समभारिक में क्या है? जो भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक यानी स्थान, स्थान क्या होता है? परमाणु क्रमांक। जो कहाँ पर है, 10 पे हैं, 11 पे हैं, 12 पे हैं, 15 पे हैं, कहाँ पर है, ठीक है, वो अलग अलग हो लेकिन जो भार है वो एक ही हो। ठीक है, इसी को समस्थानिक और संभारिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं, किसे कहते हैं? जो दो दो परमाणु हैं जिनके स्थान एक ही हो लेकिन भार अलग अलग हो। और संभारिक, भार एक ही हो लेकिन स्थान अलग अलग हो। किसी परमाणु के संगठन को तत्वों के प्रतीक x द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें बाईं ओर पूर्व लग्न लिखा जाता है, परमाणु संख्या a होती है। बाईं ओर लग्न में परमाणु संख्या z होती है। देखिए कैसे लिखा जाता है, मतलब ये है, इन्होंने x लिखा है, x क्या है? परमाणु है। z क्या है? यहाँ पर परमाणु संख्या है। और a क्या है? द्रव्यमान संख्या। समान संख्या में परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होंगे। जैसे कि देखिए कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 यानी 6, और नाइट्रोजन का 7। इनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, यानी कि स्थान है जो वो अलग अलग है, लेकिन भार कितना है? भार है वो 14 यानी कि 14 बराबर है। ठीक है। अच्छा, समस्थानिक वे वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। मैं बताया ना आपको, जिनकी परमाणु संख्या एक जैसी हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो होते हैं। दूसरे शब्दों में समस्थानिकों में अंतर का कारण नाभिक में उपस्थित भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या है। उदाहरण के लिए फिर हाइड्रोजन परमाणु को लें। हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, जिसका 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम, 1/1, यानी कि एक परमाणु क्रमांक और एक प्रोटॉन। शेष हाइड्रोजन, कैसे? शेष हाइड्रोजन समस्थानिक होते हैं। कैसे होते हैं? समस्थानिक। ड्यूटेरियम एक पे होता है लेकिन ऊपर 2 होता है, यानी कि द्रव्यमान कितना? 2 होता है, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और ट्राइटियम एक जो इसका स्थान है और ऊपर 3 द्रव्यमान है। ठीक है, ये सब है किसके? हाइड्रोजन के ही है। प्रोटॉन एकता 2 न्यूट्रॉन होता है। टाइटेनियम पृथ्वी में लेस मात्रा में पाया जाता है। समस्थानिकों के कुछ अन्य उदाहरण भी जैसे कार्बन, जिसमें 6 प्रोटॉन के अलावा 6, 7, 8 न्यूट्रॉन, 6 कार्बन, यानी 6 पे ही रहते हैं लेकिन द्रव्यमान 12, 13, 14 अलग अलग होते हैं। ठीक है। क्लोरीन परमाणु जिसमें 17 प्रोटीन के अलावा 18 और 20, 17 के बाद 18 और 20 भी होते हैं। ठीक है, इसका कितना होता है? 35 भी होता है और 37, यानी कि 35 भी होता है और 37 भी होता है। समस्थानिकों के विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणुओं, किसके? परमाणुओं के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो नाभिक में प्रोटीन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। नाभिक में रासायनिक गुणों के न्यूट्रॉन की संख्या का प्रभाव बहुत कम होता है, अतः रासायनिक अभिक्रियाओं के समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं। देखिए ये लिखा है Vr 35 और 80, यानी 35 परमाणु क्रमांक है और 80 इसका द्रव्यमान है। में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। इसमें ये आप लोग कर सकते हैं परिकलन। ठीक है, इसका आप लोग परिकलन करें। अब हम अगले वीडियो में बात करें किसके? रदरफोर्ड मॉडल के दोष। जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया है इसके दोष क्या थे, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।